कर दिया। तो अब माइक्रोट्यूब्यूल के बाद में नेक्स्ट है अपना माइक्रोफिलामेंट। देखो साइटोस्केलेटन में कोई ऐसा खास नहीं है, मोस्टली केस में जो इसका क्वेश्चन आता है ना वो फंक्शन वाला ही आता है, या तो मैच करने के लिए आता है, जैसे एक तरफ लिख देगा आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रो फिलामेंट और दूसरी तरफ उनके फंक्शन लिख देगा, तो मैच करना होता है। या फिर आप जैसे क्वेश्चन देख ही रहे हो कि इसमें कौन सी उसका रोल है, साइटोस्केलेटन में किसका रोल है, तो मोस्टली केस में जो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल ज़्यादा आ रहा है ना, बार बार माइक्रोट्यूब्यूल का रोल ज़्यादा रहता है। या फिर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है ड्रग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जैसे ये वाला ड्रग है ना कौन से साइटोस्केलेटन को अफेक्ट करेगा। तो जैसे आपने कुछ नाम तो पढ़े हुए, जैसे कोलचिसिन पढ़ा होगा, पढ़ा था ना बचपन में। कोलचिसिन क्या करता है, तो ऐसे मैच करने के लिए देता है ना, जैसे 4-5 ड्रग लिख देगा और दूसरी तरफ उनके फंक्शन लिख देगा कि कौन सा ड्रग कौन से उसको अफेक्ट करके जाता है इस टाइप को। लेकिन जो आपने बचपन में पढ़ा था वो केवल ये पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है, ऐसे तो पढ़ा था। अब यहाँ पे उसमें भी थोड़ा सा एडवांस पूछेगा कि स्पिंडल फाइबर में जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है उसके पॉलीमराइजेशन को रोकता है या डीपॉलीमराइजेशन को रोकता है, उसमें आगे ऐसा पूछता है ना। तो आगे सारे ड्रग को एक साथ पढ़ लेंगे। अब बात आती है माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये एक मोनोमर की फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं पहले। ये तो पता है ना कि सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं ना पूरा साइटोस्केलेटन। तो जो मोनोमर है उसका नाम होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन नाम किस लिए दिया है, कैसी होती है, ग्लोबुलर शेप में होती है ना, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, जी प्रोटीन। अब ये जो जी प्रोटीन होती है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था जो मोनोमर थे वो कौन से न्यूक्लियोटाइड के साथ में अटैच थे, जीटीपी या एटीपी, जीटीपी के साथ में अटैच थे। तो इसके जो मोनोमर होते हैं वो या तो किसके साथ में अटैच रहेंगे, एडीपी के साथ में। और अगर इनका प्रमोशन हो गया तो किसके साथ में अटैच हो जाएंगे, एटीपी के साथ में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसके साथ में एडीपी भी अटैच हो सकता है और एटीपी भी अटैच हो सकता है। लेकिन जब ये पॉलीमर बनाएगा तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, एटीपी होना चाहिए। और जब इसकी एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, मतलब ये इससे इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये उस पॉलीमर में से रिलीज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो पॉलीमर में कब तक रहेगा, जब तक ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, एटीपी वाली फॉर्म में रहेगा। आगे बात समझ में। ऐसे ही वहाँ पे हमने देखा था वहाँ पे जब जीटीपी की फॉर्म में होगा तब तो अटैच होने के लिए आता है, और जब उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो माइनस एंड से क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा ना, डीपॉलीमराइजेशन बोलते हैं जिसको। तो प्रियंका ये वाली बात समझ में आई। ये जो जी प्रोटीन है नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसके साथ में न्यूक्लियोटाइड कौन सा अटैच रहता है, एटीपी या एडीपी। एटीपी तो जब अटैच रहेगा जब इसका पॉलीमराइजेशन करना होगा, और जब डीपॉलीमराइजेशन करना होगा तो एडीपी में चेंज हो जाता है ना। तो देखो इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसमें भी न्यूक्लिएशन आएगा या नहीं आएगा, न्यूक्लिएशन तो आएगा ना। तो इसके न्यूक्लिएशन के लिए प्रोटीन का नाम याद रख लेना, कौन सी आती है, फॉर्मिन प्रोटीन आती है। वहाँ पे न्यूक्लिएशन में कौन सी प्रोटीन आई थी, न्यूक्लिएशन में कौन सी प्रोटीन आई थी, न्यूक्लिएशन, ट्यूबुलिन प्रोटीन आई थी। अरे एमटीओसी नहीं बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, उसी ने तो न्यूक्लिएशन प्रोवाइड कराया था। तो यहाँ पे न्यूक्लिएशन में कौन सी प्रोटीन आती है, फॉर्मिन प्रोटीन आती है। ये जो फॉर्मिन प्रोटीन होती है इसके पास में दो डोमेन होते हैं ना, कौन से डोमेन होते हैं, FH2 डोमेन, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। तो शुरुआत करने के लिए तो कौन सी प्रोटीन आई, फॉर्मिन प्रोटीन आई। उसके बाद में इस फॉर्मिन प्रोटीन ने ऐसे, ये मतलब ऐसे दो धागे एक साथ बनते हैं ना, ऐसे एक थ्रेड नहीं बनता,
ऐसे बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे कौन होगा बताओ, किसने की थी शुरुआत, मतलब यहाँ पर नीचे से ऐसे जुड़ते जाएंगे और ऐसे ऊपर से चैन इसकी रिलीज होती जाएगी। ये कौन सी प्रोटीन है, फॉर्मिन प्रोटीन है। फॉर्मिन प्रोटीन ने न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करा दिया। अब इसको अगर थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देखें तो देखो ये जो यहाँ पे टी लिखा है मैंने, इसका मतलब तो क्या है, ATP बाइंड है, और डी लिख दिया इसका मतलब ADP है। तो जैसे मान लो यहाँ पे तो फॉर्मिन प्रोटीन बाइंड थी, तो ये तो हो गया पॉजिटिव एंड और अपोजिट वाला हो जाएगा नेगेटिव एंड। तो नेगेटिव एंड पे जैसे ही ये टी किस में चेंज हो जाएगा, डी में चेंज हो जाएगा, तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा ना इस वाले न्यूक्लियोटाइड का। तो अभी तक ये जो प्रोटीन थी ये मोनोमर की फॉर्म में कैसी थी, ग्लोबुलर फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही ये पॉलीमर बना लेती है तो ये कैसी हो जाती है, एक तो हो जाएगी इनसॉल्यूबल, या इसको बोलते हैं फाइब्रस। समझ में आ गई बात। तो ग्लोबुलर से कैसी प्रोटीन बन गई, फाइब्रस बन गई, और ये ऐसे बनता है एक्टिन। एक्टिन नाम सुना है, एक्टिन और मायोसिन दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, सुना होगा ना नाम ऐसा। तो एक्टिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्टिन क्या है, एक माइक्रोफ्लामेंट है। कौन सा फ्लामेंट है एक्टिन, माइक्रोफ्लामेंट। और माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल है ही। ऐसे स्पिंडल फाइबर पूछा जाए तो कौन सा फ्लामेंट है, स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना स्पिंडल फाइबर। तो एक्टिन कौन सा फ्लामेंट है, माइक्रोफ्लामेंट होता है ना। समझ में आ गई ये वाली बात। देखो सबसे पहले सेल में मोनोमर बनते हैं, ग्लोबुलर होते हैं या फाइब्रस होते हैं, ग्लोबुलर। सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल, जो भी मोस्टली ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉल्यूबल। कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहता है इनके साथ में, ATP अटैच रहता है। जब ATP अटैच रहेगा तो अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए कौन आएगा, फॉर्मिन। फॉर्मिन शुरुआत में न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करके जाता है ना, ये शुरुआत करता है पॉलीमर बनाने की। उसके बाद में एक बार ये सफिशिएंट लेंथ का पॉलीमर बन जाता है, उसके बाद में ये तो हो जाता है डिसोशिएट, फिर कोई दूसरी प्रोटीन आएगी उसको भी देखेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में। समझ में आ गई वाली बात। तो अब ये प्रोटीन ग्लोबुलर से कैसी बन गई, फाइब्रस बन गई। सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल हो गई, और इसी का नाम क्या हो गया, एक्टिन नाम हो गया। आगे बात समझ में। तो जब तक TT होंगे तब तक तो जुड़ता रहेगा, जैसे ही D में चेंज हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। अब डायग्राम बना लो। हमारी जो क्लास निकल गई वो सारी कवर हो गई अपनी। बाहुबली फ़ोन कर दिया कि निशु मैडम को, कर दिया क्या, निशु मैडम को फ़ोन बोल दिया। अमन जी मैडम तो क्या है, लड़की रह गई है ना, लड़का होती तो बहुत अच्छा पढ़ा सकती थी, लेकिन लड़कियों की एक बाउंडेशन होती है मजाक की भी बाउंडेशन है ना। जैसे अपन किसी भी लेवल का मजाक कर लें, और अगर आप एक मैडम हो तो नहीं कर सकते वो भी जब की बात है प्रतीक्षा की, मैडम के पूरे गांव में ना लड़कियों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, स्कूल से आ गया ना। मैडम की जो बड़ी सिस्टर वगैरह थी उन्होंने जैसे तैसे संघर्ष करके कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया। रोज़ाना पता नहीं कितने लोगों की सुननी पड़ती है ना। मम्मी पापा तो कुछ नहीं, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, मतलब वही रहता है ना गांव में, मतलब पढ़ा के कलेक्टर बनाएगा लड़कियों को, ये वो
उसके बाद में जैसे भी पहल की, अब ये है हालत कि लगभग हर घर से लड़की कॉलेज में जाने लग गई, लेकिन एक बार किसी ना किसी को तो नीम की ईंट बनना पड़ता है ना। 5 सिस्टर है। हाँ 5 सिस्टर है मैडम हमारा ना, छोटा छोटा भाई है एक। और अब देखो सब सिस्टर ने ना MSc वगैरह कर ली, B.Ed भी हो गई। अब ये 2 सिस्टर ही बची है ना, मैडम, और मैडम सबसे छोटी है। It's 10:27 a.m. माइक्रोट्यूब्यूल के केस में ऐसा हो रहा था कि MTOC पर जो वाला एंड था वो नेगेटिव था, हाँ और सर इधर आपने उसको पॉजिटिव बनाया। कहाँ पे, किस में? माइक्रोफिलामेंट में आपने फॉर्मिन वाला एंड पॉजिटिव बताया। देखो अभी ये केवल न्यूक्लियस है प्रतीक्षा है ना, अभी नेक्स्ट और देखो अभी आगे का कैसे चलता है सिस्टम इसका। ये वहाँ पे तो क्या है, वो एंड तक उसका साथ देता है ना जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना। हाँ। यहाँ पे ये बस एक प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड करके डिसोशिएट हो जाता है, फिर आगे कोई और आएगा यहाँ से आगे। इसको समझ में आ गया इतना? मतलब मोनोमर होते हैं, उसको हमने जी प्रोटीन नाम दिया है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहेगा? ATP है ना, उसके साथ में तो था GTP, इसके साथ में कौन है? ATP। और जब यहाँ पे ATP का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये अपने पॉलीमर से क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। काम की बात यह है बस, न्यूक्लिएशन में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? फॉर्मिन प्रोटीन, जिसके पास में FH2 डोमेन होता है। इतना याद हो गया?
अब इसको मिटा देते हैं। अब ये प्रॉपर न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ये लाइन इसमें आप लिख लो, है ना, फॉर्मिन प्रोटीन डिसोशिएट्स आफ्टर proper length of polymer, after proper length of polymer। तो अभी है ना, यहाँ पे न्यूक्लिएशन में प्रतीक्षा ज़्यादा प्लस माइनस का रोल नहीं है ना, अब आएगा प्लस माइनस का रोल। तो ये इतनी लेंथ हो गई है ना किसकी, पॉलीमर की। इसके बाद में फॉर्मिन प्रोटीन यहाँ से क्या हो गई, डिसोशिएट हो गई। इस टी का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है, एडीपी। तो अब इसका एक तो प्लस एंड होगा और एक माइनस एंड होगा, तो आपकी मर्जी है कौन से को प्लस एंड मानते हो। मान लो आपने ये वाला प्लस एंड माना है, तो इधर वाला कौन सा एंड होगा, फिर माइनस एंड होगा। समझ में आ गया इतना। अब देखो क्या होता है, जैसे माइनस एंड है, इस पर पॉलीमराइजेशन होना है या डीपॉलीमराइजेशन होना है, डीपॉलीमराइजेशन होना है। तो माइनस एंड पर जैसे ही ये जो टी है ये किस में चेंज हो जाता है, डी में चेंज हो जाता है, मतलब एटीपी का क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो इसके ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है, ग्रीन कलर वाली प्रोटीन। ये दिख रहा है क्या आपको, कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करेगी, फॉर्मिन, कॉफिन, ये कौन सी प्रोटीन है, कोफिलिन। नहीं दिख रहा वीडियो में, तो फिर ऐसा मान लो कि ग्रीन कलर की प्रोटीन नहीं होती, वो कैसी होती है फिर, रेड कलर भी नहीं है अपने पास में भी। ये कौन सी प्रोटीन आके बाइंड कर गई, कोफिलिन। कोफिलिन किसके साथ में आके बाइंड करेगी, जैसे ही किसी मोनोमर की एटीपी का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो वहाँ पे कोफिलिन आके बाइंड कर जाएगी। और अब इस मोनोमर को दोनों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ये जो इसमें थ्रेड एक सिंगल नहीं बनता है ना, दो थ्रेड बनते हैं एक साथ, और दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। तो इसके बाद में ये क्या हो गया प्रियंका, यहाँ से कोफिलिन प्रोटीन क्या हो गई, डिसोशिएट हो गई। और इसके साथ में कौन बाइंड था, ये मोनोमर, कौन सी फॉर्म में, एटीपी या एडीपी, एडीपी वाली फॉर्म में बाइंड था। तो कोफिलिन प्रोटीन ने इसको मोनोमर को यहाँ से डिटैच कर दिया। अब ये जो कोफिलिन प्रोटीन है, कोफिलिन प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगी। ये कौन सी प्रोटीन है रेड कलर में, प्रोफिलिन। इस प्रोफिलिन के पास में एक्टिविटी है इस एडीपी को एटीपी में एक्सचेंज करने वाली। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कौन सी सब्जेक्ट में करना है आपको,
लाइफ साइंस में, तो मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ आपको, है ना? हाँ जी, क्या नाम है आपका? ओके। प्रोप्लेन प्रोटीन के पास में कौन सी एक्टिविटी बताई थी? सपना, कौन सी एक्टिविटी बताई प्रोप्लेन के पास में? ये इस एडीपी को किस में एक्सचेंज कर देती है? एटीपी में एक्सचेंज कर देती है। तो उसके बाद में देखो, ये थी आपकी कोफ्लिन। ये कोफ्लिन प्रोटीन तो अलग होगी और प्रोप्लिन यहाँ से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और इस प्रोप्लिन के द्वारा क्या किया जाएगा? इस एडीपी को किस में चेंज कर दिया? एटीपी में। रेड कलर में कौन सी प्रोटीन है? प्रोप्लिन। तो देखो, सबसे पहले कोफ्लिन आई, कोफ्लिन ने डिटैच कर लिया और किसके साथ में गई? प्रोप्लिन के साथ में। प्रोप्लिन ने क्या किया? उनकी एडीपी को किस में एक्सचेंज कर दिया? एटीपी में। और यहाँ से प्रोप्लिन अलग हो गई और कोफ्लिन अलग हो गई। अब ये कोफ्लिन फ्री हो गई। फ्री होने के बाद में ये वापस से कहाँ पे जाएगी? जब कोई मोनोमर फिर से एडीपी में चेंज हो जाएगा तो फिर से वापस से उसको निकाल के ले आएगी। तो ये तो रिसाइकिल होता रहेगा, है ना? निकाल के लाती रहेगी और प्रोप्लिन को देती रहेगी ना, मोनोमर्स को। ये होगी एक प्रोसेस। अब इनका क्या होगा, इन टीप का? अब एक नेक्स्ट प्रोटीन है कौन सी प्रोटीन है? थाइमोसिन B4। थाइमोसिन B4 के कांटेक्ट में आएगी कौन सी प्रोटीन? प्रोफ्लिन। और थाइमोसिन B4 क्या करेगा इसका? इसको लेके जाएगा कहाँ पे? प्लस एंड पे। और प्लस एंड पे ले जाके इनको लगा दिया जाएगा। तो देखो, माइनस एंड से तो क्या हो रहा है? डीपॉलीमराइजेशन। और प्लस एंड से हो रहा है पॉलीमराइजेशन। तो अजय राज, इस तरीके से क्या कभी इसकी एक्टिन की लेंथ बढ़ पाएगी? कभी बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ पाएगी। इधर से निकलते रहेंगे, उधर लगते रहेंगे, तो फिर लेंथ कैसे बढ़ेगी? फिर पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगा। लेकिन पॉलीमराइजेशन के लिए मोनोमर कहाँ से लाओगे? पीछे की साइड से। तो उतना पीछे से कम होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तो ट्रेडमिलिंग वाली कंडीशन हो गई। हाँ प्रतीक्षा, ट्रेडमिलिंग होगी नहीं तो फिर लेंथ कैसे बढ़ेगी फिर? तो देखो, जो मोनोमर हैं वो फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं। ये जो प्रोप्लिन और थाइमोसिन B4 है, ये साइटोप्लाज्म में जो फ्री फॉर्म में मोनोमर पड़े हुए हैं ना, वहाँ से भी तो ला सकते हैं ना। जरूर थोड़ी कि वहीं से लाएंगे। समझ में आ गई बात? तो साइटोप्लाज्म में जो फ्री फॉर्म में मान लो GATP पड़े हुए हैं, तो उनको थाइमोसिन B4 वहाँ से लाके वहाँ पर अटैच कर सकता है। समझ में आ गई बात? इस प्रोसेस में तो आपका ये कोफ्लिन काम आएगा, है ना, डीपॉलीमराइजेशन में। बाकी केवल पॉलीमराइजेशन करना हो तो कोफ्लिन का रोल नहीं है। फिर तो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म से लाके उधर लगा सकते हो। आगे बात समझ में? तो कोफ्लिन क्या करता है? माइनस एंड से डिसोशिएट करने का काम करता है ना, एडीपी वाले न्यूक्लियोटाइड को। और प्रोप्लिन क्या करेगा? उसको वापस से एडीपी को एटीपी में एक्सचेंज कर देगा। और थाइमोसिन B4 क्या करेगा? उसको प्लस एंड पे ले जाके लगा देगा। तो कभी भी अगर किसी सेल में कोफ्लिन ज़्यादा एक्टिवेट मिलता है, तब तो क्या चल रहा होगा एक्टिन का? डीपॉलीमराइजेशन। और अगर आपको साइटोस्केलेटन को रीअरेंज करना हो, पॉलीमराइजेशन करना हो, तो किसको एक्टिवेट करोगे? थाइमोसिन B4 और प्रोप्लिन को। क्योंकि प्रोप्लिन मोनोमर को एटीपी वाली फॉर्म में चेंज करता है। और एटीपी वाली फॉर्म में चेंज होगा तो पॉलीमराइजेशन बढ़ेगा या डीपॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन बढ़ेगा। आगे बात समझ में? तो ये रोल किसका हुआ? पूरा दो ही का आएगा ना, थाइमोसिन B4 का नहीं आएगा ना। कोफ्लिन और प्रोप्लिन के बारे में पूछेगा तो कोफ्लिन का तो डीपॉलीमराइजेशन में, प्रोप्लिन का पॉलीमराइजेशन में होता है। आगे बात समझ में?
तो इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हो। तो प्रतीक्षा अब यहाँ से आगे डिसाइड होते हैं ना प्लस एंड और माइनस एंड। तो वो था न्यूक्लिएशन स्टेप के लिए, और फर्दर एलोंगेशन स्टेप में कौन काम आता है? प्रोप्लेन और कोप्लेन। न्यूक्लिएशन में फॉर्मेन। हिमानी दिख रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ, लेना देना होता है। ऐसा होता है कि जब प्रोटीन ग्लोबुलर फॉर्म में होती है ना तो मोस्टली जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो तो कोर पार्ट में चले जाते हैं, और ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर हाइड्रोफिलिक रह जाते हैं, तो इस वजह से वो सॉल्यूबल बन जाती है। और कोई प्रोटीन फाइब्रस है तो इसका मतलब उस पर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों ही एक्सपोज रहते हैं, तो इस वजह से वो इनसॉल्यूबल हो जाती है। हाँ हाँ, जी प्रोटीन से मिलके बना है ये। तो उस अच्छा, फाइब्रस कैसे हो गया ये? इसमें मेनली जो अमीनो एसिड है ना उनका ही रोल है इसमें। हाँ, पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। कहीं भी प्रोटीन अगर आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, इसका मतलब जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है इसका सिकल सेल एनीमिया है ना। सिकल सेल एनीमिया में पूरी की पूरी अमीनो एसिड वही रहते हैं, केवल एक अमीनो एसिड चेंज किया था हमने, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन लेके आ गए, लेकिन उसी की वजह से वो प्रोटीन क्या हो गई, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल हो गई, जबकि अमीनो एसिड अभी भी वही है। तो फ़र्क कितना आया बस, वो प्रोटीन पहले ग्लोबुलर फॉर्म में थी तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड थे वो कोर में थे और हाइड्रोफिलिक सरफेस में थे, अब सारे एक्सपोज हो गए। अब हाइड्रोफिलिक भी आ गए बाहर और हाइड्रोफोबिक भी आ गए, तो हाइड्रोफोबिक जो है सॉल्युबल नहीं होती उसमें ना। तो हाँ, बस इतना सही है, अगर वो साइटोप्लाज्म के साथ में इंटरेक्ट कर पा रही है तो सॉल्युबल, इंटरेक्शन नहीं है तो इनसॉल्युबल, इतना सा मतलब है बस। इंटरेक्शन का ही होता है ना सारा खेल। अब जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी आप कोई भी कंटेंट ले सकते हो, मैंने बोल दिया कि नमक सॉल्युबल है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे? तो अब मैंने आपको बताया ना किस में, अब मैं अगर बेंजीन लेता तो अब नमक का बेंजीन का कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब इनसॉल्युबल हो गया। मैं बोलता कि पानी में सॉल्युबल है या नहीं, तो मतलब पानी के साथ में इंटरेक्शन होता है, इसका मतलब सॉल्युबल है। तो बस इंटरेक्शन का ही खेल है, अगर इंटरेक्शन कर पा रहा है तो सॉल्युबल, नहीं तो इनसॉल्युबल।
पिंकी समझ में आ गए? तो कोप्लिन का रोल जो है पॉलीमराइजेशन में है, डीपॉलीमराइजेशन में है। कोप्लिन आता है डीपॉलीमराइजेशन में और प्रोपिलिन आता है पॉलीमराइजेशन में। ये दो बातें पहुंच गया? तो ये दो लाइन आप नोट कर लो, है ना भले। कोप्लिन डीपॉलीमराइजेशन करवाता है और प्रोपिलिन पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। तो हम ये इनिशिएशन स्टेप पढ़ रहे हैं, लॉन्गेशन स्टेप पढ़ रहे हैं। अब ये लॉन्गेशन स्टेप में आते हैं काम में ना। इनिशिएशन में कौन आएगा? फॉरमेन। दीपिका छाप लिया? अभी तो आपको ऐसे बहुत आसान लगती है चीज़, है ना। लास्ट में केवल ऐसे क्वेश्चन आता है ना, कोप्लिन प्रोटीन कौन से फिलामेंट से संबंधित होती है, तो उसमें नाम आता है एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट। तो ये भी याद नहीं रहता उस टाइम पे। तो कोप्लिन कौन से है रिलेटेड? माइक्रोफिलामेंट से, है ना। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन। तो अभी आसान लग रहा है लेकिन बाद में याद नहीं रहता ना, चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं जब। अब देखो ये तो हमने एक्टिन बना लिया, लेकिन बहुत सारे एक्टिन को मिला के हम एक्टिन की भी आपस में लेंथ बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये इतना एक एक्टिन का वो हो गया ना, थ्रेड हो गया। अब ये कोई एक्टिन का दूसरा थ्रेड था, तो इन दो थ्रेड को आपस में जोड़ना पड़ा। तो आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है ARP2 या 3, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन। एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन। और एक आती है जेलसोनिन। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन लाए थे हम? MAP, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और इनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन लाते हैं? तो ये दो प्रोटीन है ना, इनको आपस में एसोसिएट कराने में हेल्प करके जाती हैं। और सपना ऐसे यहाँ पे और आपको आपस में जोड़ने होना है ऐसे, तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन लेके आओगे? वही जेलसोनिन या ARP2-3। एक्टिन थ्रेड्स को आपस में जोड़ने के लिए ARP2-3 या जेलसोनिन प्रोटीन काम में आती है। साहिल पीछे तक आवाज आती है क्या? नहीं, परसों काम तो बहुत किया था, वैसे काम बहुत था परसों, वो भी जब ये कलवा ही नहीं आया। किसी एक दो लोगों के बस की बात नहीं थी, है ना, इतना काम करना। प्रतीक्षा ने भी बहुत काम किया। प्रतीक्षा तो 7 बजे पहुंच गई थी शायद वहाँ पे, 8:30 बजे। और देवेश 7 में। बाहुबली भी 6:30। सर और देवेश ने बोला है इसका बहुत काम है, जल्दी जल्दी
बैठे थे हम लोग। अब देखो इन लड़कियों की वजह से कितना खाना बच गया है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बट गया वो तो है ना। बाकी लड़के होते लड़कियों की बजाय तो बचता नहीं कुछ। मेरे हिसाब से 2 बाटी से ज़्यादा किसी भी लड़की ने नहीं खाई होंगी। 3 खाई थी। अब उनको भी देखो, रमेश और बाहुबली 30 बाटी खाई है 4 लोगों ने। हैं? 4 लोगों ने 30 बाटी खा ली। सर ये गिनी किसने? उन्होंने गिनी। तो हल्के में ले रहे हो क्या? सर नहीं खा सकते थे, घर पे तो मैं भी 4-5 बाटी खा लेती हूँ, यहाँ खाई ही नहीं। वो तो इसलिए नहीं खाएगी क्योंकि भूख जो है ना, जैसे वही 12-1 बजे लगभग मिल जाती ना तो आप ज़्यादा खा लेते। वो क्या टाइम ज़्यादा हो गया। और सर फिर उसके बाद रात को भी नहीं खाया। वो तो बढ़िया, आपको कचौड़ी खिला दी। और दूसरा मैडम का भी शुक्रिया बोलो कि वो है ना आपको ऊपर तक छुड़वा दिया है ना, नहीं तो पैदल चढ़ के जाते ना ऊपर। मिटा दें इसको अब। चलो ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट। अब कौन सा बचा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो दीपिका, सेल ऑर्गेनल लोकलाइजेशन में कौन से फिलामेंट का रोल था? सेल ऑर्गेनल लोकलाइजेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो अब लिखो ना इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या होता है, ये कोई डीएनए होता है ना, इसके अंदर ऐसे जीन मिलेगी, इससे क्या होता है प्रोटीन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, ऐसे प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन में आपको पता है ना 2 एंड मिलते हैं, एक तो मिलता है सी एंड, दूसरा मिलता है सी और एन, 2 एंड ही तो मिलेंगे। तो ऐसे मोनोमर की फॉर्म में ये सिंथेसाइज हो जाती है ना बहुत सारी प्रोटीन्स। फिर आगे जाके मोनोमर से क्या बनाते हैं, ये डाइमर बनाएंगे। इधर एन, इधर एन, इधर सी, इधर सी। अभी बताओ ये जो मोनोमर है इसमें पोलरिटी है या नहीं है? है। और इसमें फिर होता है आपका डाइमर से क्या बनेगा? अब टेट्रामर बनेगा। अब तो 2 डाइमर आपस में जुड़ गए, जैसे अभी हमने एक्टिन के फिलामेंट को जोड़ा था ना। तो ये है यहाँ पे एन एन सी सी। अब बताओ पोलरिटी है या नहीं है इसमें? पोलरिटी मतलब दोनों अपोजिट एंड होते हैं तब बोलते हैं ना। जैसे डीएनए में एक 5 प्राइम दूसरा 3 प्राइम, ऐसे ही वहाँ पे एक प्लस दूसरा माइनस। ऐसे ही माइक्रोफिलामेंट में भी एक प्लस एंड दूसरा माइनस एंड। यहाँ पे भी एक तरफ एन तो दूसरी तरफ सी, यहाँ पे भी एक तरफ एन तो दूसरी तरफ सी, लेकिन यहाँ पे इस तरफ भी एन और उस तरफ भी एन। तो क्या पोलरिटी है? नहीं है। तो इसको हमने बोला है, क्या बोला है? टेट्रामर। तो टेट्रामर तक पहुँचते पहुँचते इसकी पोलरिटी मिलेगी या लॉस्ट हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। फिर 2 टेट्रामर आपस में जुड़ेंगे, ऐसे लिख देता हूँ मैंने डायरेक्ट ही, 2 टेट्रामर। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटो फिलामेंट। 2 टेट्रामर ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोफिलामेंट। और प्रोटोफिलामेंट आगे जाके बनाएंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट।
जब तक जुड़ते रहेंगे आपस में, जब तक इनका डायमीटर कितना नहीं हो जाएगा, 10 नैनोमीटर। कितना होता है इनका डायमीटर? 10 नैनोमीटर। तब तक जुड़ते रहेंगे ये आपस में। समझ में आ गई बात? तो मोनोमर होंगे, मोनोमर में पोलरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? डायमर में, टेट्रामर में, ऑक्टामर में, प्रोटोफ्लामेंट में और इंटरमीडिएट फ्लामेंट में नहीं मिलेगी, है ना। तो केवल मोनोमर डायमर तक ही क्या मिलती है, इसमें पोलरिटी मिलती है। फिर आपस में जब तक जुड़ते रहेंगे, जब तक कि धागा कितना मोटा नहीं हो जाए, 10 नैनोमीटर का नहीं हो जाएगा, तब तक जुड़ते रहेंगे। तो अगर ऐसे आता है ना 10 नैनोमीटर फाइबर के नाम से आता है, तो उसका आप क्या समझोगे, मतलब आप इंटरमीडिएट फ्लामेंट समझोगे, है ना। 25 नैनोमीटर फ्लामेंट आता है तो उसको माइक्रोट्यूब्यूल समझा जाएगा। अगर 7 नैनोमीटर आता है तो उसको माइक्रो फ्लामेंट समझा जाएगा। समझ में आ गई बात? अभी लिखा दूंगा मैं ना, अभी आप इतना बनाओ। रेनू कितने बजे घर पहुंच गए फिर उस दिन? 6:30 पहुंच गए। तो अपना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है क्या अभी भी? बेरोजगारी भत्ता अब आज के टाइम पे बेरोजगारी भत्ता में उससे या तो काम करवा लेते हैं, इतना देते हैं उससे या तो। अरे बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने। फिर क्या आ गया समझ में? तो 3 ही है ना साइटोस्केलेटन फ्लामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफ्लामेंट और इंटरमीडिएट फ्लामेंट। अब इनके टाइप लिख लो ना। इंटरमीडिएट फ्लामेंट को हमने टाइप में बांट रखा है, जैसे टाइप फर्स्ट, जो एसिडिक केराटिन प्रोटीन होती है उसको टाइप फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्लामेंट बोला है हमने। और मिलती कहाँ पर है ये? एपिथेलियल सेल्स में। टाइप सेकंड, इसमें आते हैं आपके बेसिक और न्यूट्रल केराटिन्स। ये भी कहाँ पे मिलते हैं? एपिथेलियल सेल्स में। टाइप थर्ड,
इसमें आते हैं आपका बाइमेंटिन और डैस्मिन। डैस्मिन तो कहाँ पे मिलता है? मसल सेल्स में। और बाइमेंटिन ल्यूकोसाइट और ब्लड वेसल्स में। ये दोनों ही टाइप 3 में आते हैं ना। टाइप 4 न्यूरोफ्लामेंट, ये कहाँ पे मिलेंगे? न्यूरॉन्स में। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलता है। नेस्टिन, स्टेम सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो कुछ याद रहे नहीं रहे, इसको याद रखना है ना एक तो, और एक ये बाइमेंटिन वाला, ये दो आपको याद रहने चाहिए ना, लेमिन्स और बाइमेंटिन। ये सब इंटरमीडिएट फिलामेंट के टाइप हैं। दीपिका समझ में आ गया? इंटरमीडिएट फिलामेंट है सारे के सारे ये। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रोटीन साइटोस्केलेटन से संबंधित नहीं है? एक्टिन, डेस्मिन, मायोसिन, नेस्टिन। डेस्मिन नहीं होती है ना, ये डेस्मिन इसमें लिखी है, ये तो उसमें नहीं लिखी डेस्मिन। एक्टिन नहीं लिखी इसमें ना। कौन सी नहीं है इसमें बताओ? मायोसिन नहीं है इसमें। मायोसिन कहाँ लिखा है आपको? एक्टिन अभी लिखाया था ना माइक्रोफिलामेंट में। अरे अभी तो लिखा है ना ARP23 एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन, वो एक्टिन ही तो बनाया था माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो बनाया था उसका नाम एक्टिन ही था। तो देखो एक्टिन, मैंने आपको पूछा था निम्न में से कौन सी प्रोटीन साइटोस्केलेटन से संबंधित नहीं है, तो साइटोस्केलेटन में एक्टिन आता है, माइक्रोफिलामेंट है, डेस्मिन है ये ना इंटरमीडिएट, नेस्टिन भी है इंटरमीडिएट, बाकी मायोसिन नहीं है।
कल आना है आपको, ले लेंगे 1 घंटे क्लास, बाकी लड्डू तो खिलाई देंगे फिर आपको। हाँ। उसमें ये है कि आपको लड्डू खाने हैं तो आ जाओ, क्लास तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लड्डू ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। लड्डू का वितरण ऑफलाइन ही होगा। जितने कम लोग आएंगे उतने ज़्यादा पाती आ जाएंगे आपके। तीनों का डायमीटर लिख लो आप, है ना। लिस्ट बना लो कैसे ही अलग से, मैं मत बना दो कैसे लिस्ट बनानी है। बना लिया ना ये तो सब। इसमें लेमिन और बाइमेंटिन दोनों को याद रखना है ना। बाइमेंटिन टाइप 3 है, लेमिन टाइप 5 है, और कहाँ पे मिलता है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलता है। तो मायोसिन प्रोटीन जो है साइटोस्केलेटन से रिलेटेड नहीं है ना। ऐसे बनाना है आपको, एक तरफ तो लिखना है, पहले कौन सा लगाता है? माइक्रोट्यूब्यूल, फिर माइक्रोफिलामेंट, फिर इंटरमीडिएट, तो जैसे बात करें पोलरिटी, इसमें मिलती है कि माइक्रोट्यूब्यूल में मिलती है, इसमें मिलती है, इसमें नहीं मिलती। डायमीटर कितना था इसका? 25 नैनोमीटर, इसका 7 नैनोमीटर, इसका 10 नैनोमीटर। अटैच न्यूक्लियोटाइड कौन सा था? इसमें कौन सा था? GTP। इसमें और इसमें कौन सा था? कोई भी नहीं था। एग्जाम्पल तो आपको लिखाई दे पहले, है ना। मोटर प्रोटीन की बात करें तो इसमें आती है आपकी कौन सी काम? काइनेसिन या डायनिन। इसमें एक्टिन के साथ में काम में आती है मायोसिन, और इसमें कोई नहीं आती काम में। बहुत है, बाकी काम नहीं आने आपके ना, और भी हैं डिफरेंस, तो टेबल है पूरी, भेज दूंगा मैं, आप याद कर लेना, नहीं तो काम की नहीं है। मायोसिन एक मोटर प्रोटीन है। ये साइटोस्केलेटन में काम नहीं आ रही, तो मोटर प्रोटीन है। तो जैसे ये भी जो है ना काइनेसिन डायनिन है, ये साइटोस्केलेटन वाली प्रोटीन नहीं है, ये तो मोटर प्रोटीन है।
एक पॉइंट और लिख लेना जो इम्पोर्टेंट रह गया इसमें, एसोसिएटेड प्रोटीन्स। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच करने के लिए कौन सी आई थी, MAP, मैप प्रोटीन आई थी ना, और यहाँ पे ARP आई थी ना, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन, और यहाँ पे प्लेकिन्स आती हैं। ये लिख लेना बस। ये आपका साइटोस्केलेटन हो गया कंप्लीट। कितना हो गया टाइम? अब इसमें चलो कल पढ़ लेंगे, वो ड्रग और रह गया बस है ना, कौन सा ड्रग किसको अफेक्ट करके जा, कल लड्डू वितरण होगा। लड्डू खाने नहीं आओगे? क्या अभी बताएंगे, सोच के फिर होगी हमें। हो सकता है अम्मी कहीं चले जाएं फिर कल, नहीं तो बड़े समारोह में। ये किसकी है, आपकी? क्या? नहीं, मैं बता दूंगा अभी।